हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने जो है चैप्टर हमारा फिनिश कर दिया है, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। एंड नाउ आज के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो बेसिकली आपको पूरे चैप्टर की जो नॉलेज है वो आज टेस्ट होने वाली है। ऑलराइट, और आप लोग को वैसे भी तो पता ही है कि भाई हम किसके लिए स्टडी करते हैं। वी डू स्टडी फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द ओलंपियाड्स। सो बेसिकली हम लोग दोनों के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो आप सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है, बिल्कुल ठीक है। तो जो हमने चैप्टर स्टडी किया है लाइक फोर्स, वर्क, एनर्जी, तीनों के बारे में डिस्कस किया है, प्रेशर को भी डिस्कस किया है, राइट। बेसिकली हमने जो भी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं आज उन सभी का टेस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इफ़ यू वांट एनी डीपीपी और स्टडी मटेरियल यू कैन डेफिनेटली एक्सेस दिस through the telegram channel. All right, so what you need to do is you need to go on the telegram app, write the code ttb06 over there, and then you can access all the dpp's and study material when you join that channel. All right, अब आप देखेंगे ये है एक awesome टीम जो कि आप सभी के लिए बहुत 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 मेहनत करती है ताकि आप सभी लोगों को जो भी नॉलेज चाहिए क्रैक करने के लिए, अपने स्कूल एग्जामिनेशन और ओलंपियाड क्रैक करने के लिए जो भी आपको नॉलेज चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर सके फ्रॉम कोटा। सो बेसिकली दैट्स आवर मेन यू कैन से मोटिव और एम, लाइक डू नॉट लीव एनी चाइल्ड बिहाइंड, राइट। सो द थिंग इज, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताती रहती हूँ, रोज़ बताती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, वो ये है कि भाई हम लोगों ने आप लोगों के लिए पैकेजेस तैयार किए हैं, राइट। उन पैकेजेस को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू गो ऑन द www.talkingtextbooks.in, राइट। तो आप वहाँ जाएंगे, आपको दो तरीके के पैकेज वहाँ मिलेंगे, ठीक है। एक है फुल पैकेज, एक है टेस्ट सीरीज। एक जो फुल पैकेज है उसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, लाइक यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, you will be getting the bi-weekly quizzes, you will be getting homework submission feature, you will be getting periodic test papers, and you will be getting the recorded and live classes, right। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें आपको फुल पैकेज में मिल जाएंगी, राइट। एंड जो चीज़ नेक्स्ट है दैट इज़ द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के अंदर सिर्फ टेस्टिंग होगी, ऑलराइट। तो बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है, bi-weekly quizzes, periodic test papers and recorded and live classes, ताकि वो डेफिनेटली हर कोई देख सके। बेसिकली इसलिए हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। नाउ यू कैन एक्सेस द both these packages, all right, and for that you have to go on this website, and if you want a discount then you can write a code CY Live. If you write this code CY Live over there you can definitely access the 30% discount. Alright, 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. Alright, if you have any query regarding anything like what are the packages, how you will be benefited from them, you can call us on this number 919549041111. Alright, then all your queries will be resolved after calling on that number definitely. Right. Alright, now let's talk about the next thing, and that is the promise, right। basically आपको promise करना है that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, right, and you will be revising on a daily basis। वैसे तो हमने रिवीजन किया है बट आपको भी रिवीजन करना है 15 minutes a day डेली, ऑलराइट। करना ही है, मतलब करना ही है, ठीक है। कोई चॉइस नहीं है आपके पास रिवीजन के अलावा। चलो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है एंड इस फर्स्ट क्वेश्चन को आपको फटाफट से करके दिखाना है। वैसे तो सारे बच्चे इसका जवाब दे देंगे लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक है, ठीक है। अब आप सोचेंगे भाई क्या ट्रिक है, कैसी ट्रिक है, बट ठीक है, आप लोग पढ़ो, आप लोग समझो, आप लोग आंसर करो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे लेकिन मैं आपको पहले बता दूं इसमें 4 ऑप्शंस में से एक ही करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ एक ही करेक्ट है, उसके अलावा कोई करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को बताने हैं इसका आंसर एंड ऑलराइट। अब जो है टाइमर स्टॉप हो गया, ठीक है। वैसे मेरा टाइमर स्टॉप हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई जिसका भी अच्छा आंसर आया है वो है, द करेक्ट आंसर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैम ये तो मैग्नेटिक भी हो सकता था, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता था, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्यों हुआ। देखो बच्चों, इसके क्वेश्चन के अंदर साफ साफ शब्दों में ये लिखा है फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस, बिकॉज वेरी फार की बात की गई है। आप लोग ये बात जानते हो भाई, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इसमें दूर का कोई नहीं होता। हालांकि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किसी यू कैन से एक डिस्टेंस से लगाया जा सकता है, बिना कांटेक्ट के लगाया जा सकता है, राइट।
लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही दूर लेके चले जाओगे दे विल नॉट अफेक्ट, राइट। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फोर्स भी है, आप मैग्नेट को और आयरन के पीस को बहुत बहुत दूर लेके चले जाओ, बहुत बहुत दूर, वो कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे, बिकॉज वेरी फार में दे विल नॉट डू दैट, राइट। बेसिकली वेरी फार के लिए सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। क्यों? क्योंकि आपको इस बात का सबूत पता है, वो कौन है? अर्थ, जो कि चारों तरफ, सन के चारों तरफ सर्कल करती है। कितना बड़ा डिस्टेंस है उन दोनों के बीच, राइट। उसके बावजूद भी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, एंड दैट इज द रीजन दैट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस। नाउ डू यू गेट इट? ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक छुपी है। अगर आपने वो ट्रिक पहचान ली तो आप कर लोगे, और अगर नहीं पहचानी तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फिर तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो मैं रुकती हूँ तुम लोग के लिए, तुम लोग आंसर करो, उसके बाद में तुमको बताऊंगी। तो चलो अब मैं तुमको बताऊं। हाँ, तुम लोगों ने सबने ट्राई कर लिया, आंसर सबकी कॉपी में आ चुके हैं, राइट। अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देयर आर 4 फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, देखो इस बॉडी के ऊपर चारों तरफ से फोर्स है, ऑलराइट, इस बॉडी के ऊपर चारों तरफ से फोर्स है, राइट। लेकिन हमको क्या बात पता थी? हमको ये बात पता थी, खुद से सोचो, ऊपर वाला फोर्स बॉडी को नीचे की तरफ पुश करेगा, नीचे वाला फोर्स बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करेगा, राइट। तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये 50 न्यूटन और अगर ये 50 न्यूटन, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, राइट, और ये दोनों ही दोनों क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ वर्टिकली डायरेक्शन के लिए, ठीक है, अगर मैं बात करूँ वर्टिकल के लिए, वर्टिकल फोर्सेस के लिए, तो क्या होगा, 50 न्यूटन माइनस का 50 न्यूटन, ऑलराइट, दैट विल मेक इट 0 बिकॉज द बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल। सो उसके बाद हम बोल सकते हैं भाई 50 न्यूटन बराबर 50 न्यूटन, सो दे आर नलीफाइंग द इफेक्ट। यू कैन से हियर, ये जो 50 न्यूटन है ना, ये वाला जो 50 न्यूटन है, दिस 50 न्यूटन इज इन दी, यू कैन से इन दी अप डायरेक्शन, ठीक है, अप डायरेक्शन पे, और ये वाला जो 50 न्यूटन है ना, ये डाउन डायरेक्शन में, ऑलराइट। तो अगर ये डाउन डायरेक्शन में हुआ तो बेसिकली अप एंड डाउन अपोजिट से लग रहे हैं, सो दे आर नॉट मूविंग एट ऑल। सो बेसिकली ये जो 50 न्यूटन अप का था और ये जो 50 न्यूटन डाउन का था, दे बोथ आर इक्वल एंड दे बोथ आर, यू कैन कैंसिल, मतलब आप बोल सकते हो कि भाई वो कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर रहे हैं। सो दिस बॉडी इज नॉट गोइंग इन द अप और डाउन डायरेक्शन, ठीक है, ये नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा भाई, दोनों आपस में बराबर हैं, सो वी कैन से कि ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। अब देखो 150 न्यूटन जो लग रहा है, देखो 150 न्यूटन, ठीक है, कहाँ की तरफ लग रहा है, 150 न्यूटन टूवर्ड्स राइट, तो आई वुड राइट 150 न्यूटन टूवर्ड्स राइट, ठीक है, और 80 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये जो है हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 80 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। हाउ डू यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, हाउ विल यू कैलकुलेट, यू विल कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग दैम। तो अब क्या करोगे, 150 न्यूटन में से जो है 80 न्यूटन को माइनस कर दोगे, ठीक है, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तब आपको पता चलेगा रिजल्टेंट, ठीक है। सो यू वुड बी गेटिंग 70 न्यूटन एज रिजल्टेंट, ठीक है, ये तो रिजल्टेंट फोर्स हुआ, लेकिन डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन हमेशा उसी फोर्स का ज़्यादा होगा, या फिर आप बोल सकते हो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो वही फोर्स का डायरेक्शन होगा जो कि ज़्यादा है। एंड हु इज़ ग्रेटर, 150 इज़ ग्रेटर, सो ये जो 70 न्यूटन आएगा वो किस में आएगा, राइट की तरफ आएगा, ठीक है। सो बेसिकली आवर आंसर इज 70 न्यूटन टूवर्ड्स राइट।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सिंपली कैंसिल करने वाला इफेक्ट देखा। ठीक है, अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन इक्वल फोर्सेस हैं, तो वो एक दूसरे का क्या करेंगे, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अप एंड डाउन की बात करती हूँ तो अप एंड डाउन के लिए जैसे 50 न्यूटन है, दोनों इक्वल है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये बैलेंस्ड फोर्सेस बन जाएंगे, राइट। लेकिन अगर मैं इन दोनों हॉरिजॉन्टल की बात करती हूँ तो दीज विल नॉट बी द यू कैन से बैलेंस्ड, ये अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। दे विल डेफिनेटली जो है एक बड़ा और एक छोटा है तो मतलब बॉडी को मूव करवा देंगे, राइट। तो हमने क्या किया, कैलकुलेट करने के लिए सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे 150 में से 80 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उसके बाद जो फोर्स बड़ा है उसका डायरेक्शन ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन बनेगा। दैट्स व्हाई 70 न्यूटन राइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस प्रेशर का फॉर्मूला पता करना था। ठीक है, तो बस जिसको भी प्रेशर का फॉर्मूला पता होगा वो कैन डेफिनेटली फटाफट से इसको आंसर कर देगा। देखो प्रेशर का फॉर्मूला किस किस को पता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये जो फोर्स होता है आप सभी को पता है ना कि ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू एरिया। ठीक है, तो इसको अभी जैसे उसके बाद जो फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर होता है उसका एक अलग नाम भी है, और उसका जो अलग नाम है वो क्या है, वो है थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, वी कैन से दैट बिकॉज ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स जो कि परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों इक्वल सेम चीज है। सो आप लोग बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, इस तरीके से रिलेशन में, राइट। एंड ये दोनों ही आपस में क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन शो करते हैं। सो हम बोलेंगे दैट जो प्रेशर है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अगर एरिया पूछा जाता तो हम लोग क्या करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, पर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है इसीलिए हम लोग फोर्स को बोल देंगे। ठीक है, इसी तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता था, बस लिखा होता प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तब तुम क्या करते, एरिया को चुनते। ठीक है, तो अभी हमने डायरेक्टली क्या किया है, इसको सिंपल फोर्स को चूज किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये है, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जब मैंने तुम्हें प्रेशर के बारे में सिखाया था तभी तुम्हें बता दिया था। ठीक है, ये तो फिर सभी कर लेंगे, कोई भी कर लेगा। चलो अब तुम मुझे एक बात बोलो, जब हमने, याद है हम लोगों ने जब प्रेशर का स्टार्टिंग किया था तो मैंने तुम्हें नेल के एग्जाम्पल दिया था, मैंने तुम्हें नाइफ का एग्जाम्पल दिया था, मैंने तुम्हें बैग का एग्जाम्पल दिया था, मैंने तुम्हें शूज़ का एग्जाम्पल दिया था, और इन सभी एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा था, दैट अगर एरिया कम होता है प्रेशर बिकम्स मोर, राइट। तो आप बताओ शार्प एजेस में जो एरिया है इन कांटेक्ट है, व्हाट इट वुड बी, तो हम बोलेंगे कि भाई क्योंकि शार्प एजेस हैं तो हम बोलेंगे कि भाई जो एरिया है वो स्मॉल है। ठीक है, और मैंने अभी अभी तुमको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की कहानी सुनाई, तो देखो अगर एरिया स्मॉल है तो मतलब प्रेशर इज ग्रेटर। ठीक है, ठीक है, एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, सो बेसिकली इट वुड बी मोर प्रेशर देन ब्लंट एजेस, बिकॉज ब्लंट एजेस का एरिया ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, सो इट वुड बी हैविंग बी मोर प्रेशर देन ब्लंट एजेस। ठीक है, जो ब्लंट एजेस होंगे उनमें क्या होगा, एरिया ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि अब स्मॉल एरिया है तो वी वुड बी सेइंग ग्रेटर प्रेशर। ठीक है, ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, मैंने तुम्हें बताया था क्लास में।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेसर प्रेशर। देखो ठीक है, अब चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पता चल गया तुम सभी को? देखो ये तो मतलब कॉमन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कोई भी बता दे इसका आंसर। ठीक है, अब तुम लोग भी बताओ फिर, जब कोई भी बता देगा तो तुम भी बता दोगे। तो मैं बताऊं तुमको इसका आंसर? सभी ने लिख लिया अपने अपने कॉपी में? देखो, which among the following animal generally exerts less pressure on sand so that it moves fast in the desert? सबसे पहली बात, मतलब सबसे पहली बात, तुम अगर प्रेशर ना भी जानो तो भी भाई तुम ये डेजर्ट और ये सैंड इसको देखते ही तुम सीधे कैमल बोल दोगे, तो आंसर तो कैमल है ही। लेकिन अगर मैं तुम्हें प्रेशर की नज़र से बताऊं तो भी कैमल ही आता है। देखो लेस प्रेशर है, ठीक है, तो देखो तुम खुद से सोचो, लेस प्रेशर की कंडीशन में क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब अगर मुझे लेस प्रेशर चाहिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे एक तो लेस फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे मोर एरिया इन कांटेक्ट चाहिए। ठीक है, लेस फोर्स मोर एरिया। ठीक है, अब लेस फोर्स का मतलब कि वो जो एनिमल है उसका मास कम होना चाहिए। ठीक है, और मोर एरिया मतलब उसके जो फीट हैं उसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ, डॉग की बात करते हैं, डॉग का मास कम है लेकिन डॉग के पॉज जो होते हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं, तो भाई कैंसिल हो गया डॉग। एलिफेंट की बात करते हैं, एलिफेंट के जो पॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एरिया के होते हैं ना, लेकिन अब क्योंकि वो मोटा होता है बहुत ज़्यादा, उसका मास ज़्यादा होता है, राइट, तो बेसिकली उसका फोर्स ज़्यादा हो गया, तो ये भी कैंसिल। हॉर्स की बात करें तो हॉर्स के जो फीट होते हैं वो स्मॉल फीट होते हैं, हालांकि वो उसका वेट थोड़ा सही रहता है, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि उसके फीट कम होते हैं, तो ये वाला कंडीशन कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम उसको भी मना कर देंगे। अब बचा कौन, कैमल। एक तो उसका वेट भी कम और उसके पास उसके जो फीट हैं उसका एरिया ज़्यादा, तो बेसिकली इसीलिए उसको डेजर्ट में भेजा भी जाता है और ही कैन वॉक वेरी इजीली इन दी सैंड। ऑलराइट, तो बेसिकली दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, सिर्फ डेजर्ट और सैंड को देख के कभी कैमल मत चूज कर लेना, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो खुद को मतलब काफ़ी कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस को करना पसंद करते हैं। लाइक जैसे कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ना बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन चाहिए जिसमें ट्रिक हो, तो बेसिकली इसमें ट्रिक तो नहीं है, बट ठीक है, थोड़ी समझदारी चाहिए करने के लिए, थोड़ा स्मार्टनेस, थोड़ा अलर्टनेस चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को करके बताती हूँ, हाउ डू यू एक्चुअली शुड राइट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो, पहले हमको बोला है कि इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ मास m बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें 3 वैल्यूज मिल गई, राइट। वी ऑलरेडी नो दैट फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ तो फोर्स इज 10 न्यूटन, मास का वैल्यू तो m का m ही है, जो एक्सेलरेशन है दैट इज 1, तो आई वुड बी राइटिंग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं m का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, m का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे मिला 10 kg। ठीक है, आई वुड बी गेटिंग 10 kg। अब देखो, देन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन कैन एक्सेलरेट द सेम बॉडी की बात कर रहे हैं। सेम बॉडी का मतलब क्या हुआ, सेम मास, तो मतलब मास का वैल्यू तो एज इट इज
ठीक है, लेकिन फोर्स अब कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। तो ये हो गई है हमारी सेकेंड कंडीशन, ठीक है, ये हो गई है हमारी सेकेंड कंडीशन। और यहाँ पे क्योंकि फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन है, ठीक है, तो आई वुड बी राइटिंग 100 न्यूटन। मास का वैल्यू, क्योंकि सेम बॉडी है तो सेम मास, तो मास का वैल्यू हम 10 kg लेंगे, आई वुड बी राइटिंग 10 हेयर। और जो एक्सेलरेशन मुझे पता करना है वो ए हमने लिख दिया, ठीक है। अब ऑल आई नीड टू जस्ट फाइंड आउट द ए, तो ए को फाइंड आउट करते ही 100 डिवाइडेड बाई 10, आई वुड बी गेटिंग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, ए, तो हमारा ए ऑप्शन इस तरीके से जो है करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट करो ताकि हम अगले क्वेश्चन पे जा सके। चलो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो अब आती है वर्क की बात, ठीक है। मैंने आपको वर्क समझाया था, मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको एक वर्क बताया था कि वर्क का मतलब क्या होता है। वर्क का मतलब होता है कि भाई कभी भी तुम कोई फोर्स लगाते हो, लेट्स से चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हॉर्स है, ठीक है। हॉर्स क्या करता है, एक कार्ट को पुल करता है। अगर हॉर्स एक कार्ट को पुल करेगा तो डेफिनेट सी बात है वो कार्ट अपनी जगह से हिलेगा, राइट, और वो घोड़े के पीछे 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 जो है चलता रहेगा, और क्योंकि वो उससे अटैच है, वो उसको पुल कर रहा है। तो बेसिकली जब घोड़ा रुक जाएगा तो इसका मतलब घोड़े ने वर्क किया है, हॉर्स ने वर्क किया है। किस पे किया है वर्क, उस कार्ट पे किया है, राइट। और कितना काम किया है, जितना फोर्स लगाया है हॉर्स ने और मल्टीप्लाई बाय जितना डिस्टेंस मूव किया है कार्ट ने। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्क का मतलब होता है चीज़ों को डिस्प्लेस करना। अगर चीज़ें डिस्प्लेस नहीं होती, ठीक है, बहुत भारी है, ठीक है, बहुत हैवी है, जैसे कि आप वॉल को पुश करो, अगर आप दीवार को पुश करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि आप दीवार को नहीं हिला सकते। सो बेसिकली बात है कि आपने कोई काम नहीं किया, बिकॉज आपने उस बॉडी को हिलाया ही नहीं। अगर आप हिला पाते तो ज़रूर आप काम कर पाते, तब हम बोलते फिजिक्स की लैंग्वेज में यू हैव डन सम वर्क। बट क्योंकि आप दीवार नहीं हिला पाए, दैट्स वाई आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है। बेसिकली फिजिक्स के अंदर चीज़ों को हिलाना, उनकी जगह से डिस्प्लेस करना इज वर्क, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वर्क डन टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो ग्राउंड पे रखी हुई है ये ऑब्जेक्ट, इसको लेके गए हैं हम कितना ऊपर, 20 मीटर जो है, हमने इसे ऊपर जो है इसको मूव करवा दिया। ये ऑब्जेक्ट अब 20 मीटर ऊपर चली गई है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 3 kg। अब इस ऑब्जेक्ट का मास है 3 kg, इस ऑब्जेक्ट को जो है 20 मीटर हाइट जो है डिस्टेंस ट्रैवल करवाया गया है। नाउ टेल मी व्हाट इज द वर्क। वर्क के लिए चाहिए फोर्स, राइट। और तुम मुझे बताओ कि इस बॉडी को उठाने के लिए जिसका मास है 3 kg, कौन सा इकलौता फोर्स इस पे काम कर रहा होगा, डेफिनेट सी बात है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उसका वेट। तो इसका मतलब जो फोर्स हमें चाहिए वो होगा m इंटू जी, ऑलराइट। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो आई वुड बी राइटिंग mg, ऑलराइट। अब जो डिस्टेंस है, जो उसने डिस्टेंस मूव किया है वो तो एक हाइट है ना, उसको ज़मीन से उठा के हमने एक हाइट तक लेके चले गए, सो द बॉडी कवर्ड h डिस्टेंस। अब देखो मास का वैल्यू 3, जी का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आप उसको सिंपली रख दोगे 10। एच का वैल्यू, ये जो हाइट है वो कितना है 20 मीटर, सो आई वुड बी राइटिंग हाउ मच 20 मीटर, सो इट वुड बी 3 2 6 100 जूल्स। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट वर्क। आपको क्या क्या चाहिए, आपको फोर्स चाहिए, आपको डिस्टेंस चाहिए। फोर्स कैसे भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि हाँ ग्रेविटी का फोर्स था इसीलिए हमने वेट को यूज़ किया, ठीक है, इसीलिए हमने mg लिखा, ठीक है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। अब आप इसे फटाफट नोट करो, वर्क के और भी क्वेश्चन अभी आने वाले हैं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। वापस से वर्क डन आया है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। नाउ टेल मी हाउ डू यू कैलकुलेट फोर्स। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले जो है वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो कि इसमें देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स इन न्यूटन रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय 2 मीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट तो दे दिया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब देखो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 5 किलो जूल, आपको वर्क डन भी दे दिया। तो आपको इसका वैल्यू पता है कितना, 5 किलो जूल। आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पता है कितना, 2 मीटर। इजी टू कैलकुलेट फोर्स, कुछ भी नहीं करना। अब तो आपको फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू 1000 मैंने कहाँ से लिखा, आई राइट द किलो, किलो का मतलब 1000 होता है ना, तो मैंने बस वही लिखा है। अब ये जूल बन गया है, ठीक है, अब ये जूल बन गया है, डिवाइडेड बाय 2 क्यों, क्योंकि इस 2 को हम लेकर आ गए हैं 5 किलो जूल के नीचे ताकि फोर्स कैलकुलेट कर सके, ठीक है। अब 2 5 से 10 होता है तो इट बिकम्स 500, ठीक है, और 500 इंटू 5 कितना आता है, 2500, तो इट बिकम 2500 न्यूटन, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दिस इज रिलेटेड टू एनर्जी, ठीक है। तो हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखा था उसी की वजह से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आगे क्या लिखा है, as energy changes from one form to another form, the total energy of that system keeps increasing, keeps decreasing, increases for some time, then remains constant, none of these। पहले तो तुम सब रिमाइंड करो what is the conservation of energy, क्या था वो, ठीक है। तो मैं तुम्हें जो है स्टेटमेंट बताती हूँ कि क्या था। लॉ ऑफ, ये ए है, ठीक है ना, तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने गड़बड़ लिखा है, रुको मैं मिटा के सही लिखती हूँ। देखेंगे LAW, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that, क्या कहता है, that, क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड cannot be destroyed and created, ठीक है। It can only be converted from one form into another
ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपको इसमें क्या बोला है कि भाई एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, बस वो वन फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म तक चेंज रह सकती है, राइट। तो अब क्रिएट नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी ना, भले ही कोई भी फॉर्म में हो, टोटल एनर्जी वुड बी द कांस्टेंट। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन तुमको कांस्टेंट बताता है? क्या कीप इंक्रीजिंग तुम्हें बताता है कि वो कांस्टेंट है? नहीं, तो भाई ए कैंसिल। कीप डिक्रीजिंग क्या तुमको ये बताता है कि भाई एनर्जी कांस्टेंट है? नहीं। इंक्रीजेस फॉर सम टाइम देन रिमेन्स कांस्टेंट तुमको ये बताता है कि एनर्जी कांस्टेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक बोलता है इंक्रीजेस फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इंक्रीज होती है फिर कांस्टेंट हो जाती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? वो है नन ऑफ दीज, कि भाई इनमें से तो कुछ नहीं होता, बिकॉज इट इज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर यहाँ रिमेन्स कांस्टेंट का होता ना ऑप्शन तो हम उसको टिक कर देते, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू शुड गोइंग टू फाइट आउट ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुमको रूबरू कराएगा फोर्स की डिफरेंट यूनिट से। क्या क्या यूनिट्स फोर्स की होती हैं, दिमाग लगाओ और पता करो। मैंने तुम्हें कुछ हद तक जो है बता दी थी। देखो क्या मैंने तुम्हें बताई थी? न्यूटन, बिल्कुल बताई थी। ऐसा यूनिट तो न्यूटन होती है, तो ठीक है। फोर्स, ठीक है, हम लोग लिखेंगे यूनिट्स ऑफ फोर्स। नंबर वन जो है SI। अब SI में क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। नंबर 2 CGS। अब CGS में कौन होती है? डाइन। नंबर 3 एक नई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम फोर्स, ठीक है। और एक होती है ग्राम वेट, ठीक है। केजी फोर्स भी बोलते हैं, केजी वेट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर होती है दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट और उसको हम बोलते हैं ग्राम वेट। सो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हम चारों को ध्यान में रखते हुए सोचें तो भाई ये किलोग्राम फोर्स ये भी फोर्स की यूनिट है, न्यूटन ये भी फोर्स की यूनिट है, ग्राम वेट ये भी फोर्स की यूनिट है, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू ऑल सच क्वेश्चंस। तो आगे चले, हाँ 11 क्वेश्चन करते हैं। ये देखो हॉर्स और कार्ट वाला क्वेश्चन आ गया। अब हॉर्स और कार्ट वाला क्वेश्चन जो तुमको दिखाई दे रहा है अपने स्क्रीन पे, फटाफट से उस क्वेश्चन को आंसर करो और चुनो। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है, और आपके पास खुद की बुद्धि के अलावा और कोई साथ नहीं है, ठीक है। कोई भी बच्चा अपनी बुक वगैरह खोल के नहीं रखेगा, ठीक है। इससे तुमको पता चलेगा तुम्हारे दिमाग में कितना घुसा हुआ है। ऑलराइट, सो बेसिकली तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितना कंसेप्ट रेडी है, ठीक है। तो बहुत ही उम्दा काम तुम लोग कर रहे हो इस क्वेश्चन को करके। कैलकुलेट करो, जो भी समझ में आ रहा है वो सब कैलकुलेट करो, ठीक है। किया तुम्हें लोगों ने? कैसे क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो तुम लोग? क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो? क्या तुम वर्क का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो? अगर तुम वर्क का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि यस वर्क का फॉर्मूला यूज़ होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है।
चलो ठीक है, अब क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ठीक है। और जो मैं तुम्हें हिंट दूंगी वो एक बहुत ही अच्छी हिंट है। देखो क्या करना है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। जो डिस्टेंस है ना, वो जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू होगा 30 मीटर, ठीक है। अब मैंने थोड़ी सी हिंट तो दे दी, मैंने तुम्हें डी का वैल्यू बता दिया, डिस्टेंस का वैल्यू बता दिया। अब आगे का सवाल जो तुम करने वाले हो वो सवाल तुम खुद से करोगे, ठीक है। हो सकता है अगर मैं थोड़ी सी और तुम पर दया आ जाएगी तो मैं थोड़ा सा और जो है तुम्हें हिंट दे दूंगी, बट अभी तो मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी की पूरी जो है अपनी पूरी ताकत लगा दो अपना वर्क कैलकुलेट करने में, कि भाई हॉर्स को पुल करने में कितना ज़्यादा वर्क करना पड़ा। अब जो है तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए था और किस बच्चे का सही जवाब है, वो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अगर उसके कॉपी में लिखा जवाब मेरे जवाब से मिल जाएगा तो देखो, अ हॉर्स पुल्ड अ कार्ट फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। देखो इस पोजीशन ए से उसको पुल करता 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 वो बी पोजीशन तक गया थ्रू सी, सी से गुजर के, एंड केम बैक टू पोजीशन सी। फिर क्या हुआ, बी पोजीशन से वापस 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 सी पोजीशन तक आया एज शोन इन फिगर। अब क्या बोला है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द हॉर्स। हॉर्स ने क्या वर्क डन किया, इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स इज 100 न्यूटन। अगर फोर्स जो है हॉर्स ने 100 न्यूटन अप्लाई किया तो अब दिमाग लगाने की बारी मैं बताती हूँ तुमको, ठीक है, मैं बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे हॉर्स ने 2 काम किए, यानी फिजिक्स की टर्म्स में उसने 2 वर्क डन किया, ठीक है। कैसे और क्यों वो मैं तुम्हें बताती हूँ। जब वो ए से लेके बी तक गया, ठीक है, ए से लेके बी तक गया, तब उसने पहला वर्क डन किया, ठीक है, तब उसने पहला वर्क डन किया। तो हम क्या कर देते हैं, हम नाम दे देते हैं वर्क डन ए बी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, वो साफ साफ लिखा है ए बी बराबर 30 मीटर। तो देखो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लिखती हूँ इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखती हूँ तो फोर्स तो 100 न्यूटन पहले से दिया है, तो 100 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना है ए से लेके बी तक, इट वुड बी 30 मीटर, तो इट वुड बी 3000 जूल। 3000 जूल्स ए टू बी में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हॉर्स ने क्या किया था, ए टू बी गया था, फिर वापस वो बी से सी आया था। तो अब जो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी द सेकेंड वर्क डन, और वो जो होगा वो होगा बी से सी। तो बी से सी में मानो भाई कि उसने WBC उसने वर्क डन किया। अब हम इसमें देखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब तुम मुझे बताओ कि भाई बी टू सी कितना डिस्टेंस है, बी टू सी कितना डिस्टेंस है 14 मीटर। तो भाई यहाँ पे फोर्स है 100 और डिस्टेंस है 14, तो इट वुड बी हाउ मच 1400 जूल। अब टोटल वर्क डन निकालना है, लेट्स ऐड दैम, दोनों को ऐड कर देते हैं तभी तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। नाउ लेट्स ऐड दैम, तो टोटल जो वर्क डन है इज इक्वल्स टू WAB प्लस WBC इक्वल्स टू 3000 जूल प्लस 1400 जूल will give you 4400 जूल। तो इसका मतलब हमारा भैया फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे एंड वर्क को कैलकुलेट करेंगे। अब आप फटाफट से इतने लंबे सॉल्यूशन को नोट करो।
अब देखो, अब तुम्हें समझ में आया दैट हाउ यू शुड डील विद ऑल द क्वेश्चन। इसी के जैसा, बिल्कुल इसी के जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैं तुम लोग को देना चाहूँगी, ठीक है। अब तुम क्या करो, उस क्वेश्चन को ट्राई करो बिल्कुल इसी मेथड से, ठीक है, इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तब तुम्हें जो है वर्क डन का असली फॉर्मूला पता चलेगा। मतलब असली फॉर्मूला तो क्या, यूज पता चलेगा एक तरीके से। अब देखो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो तुमने जो है फर्स्ट अभी 11वां किया है ना, बिल्कुल सिमिलर। कैसे, मैं अभी आप तुमको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉर्स और कार्ट की जगह पे रामू और सिलेंडर है बस। देखो रामू इज रोलिंग अ गैस सिलेंडर फ्रॉम ए टू सी, उसको कहाँ जाना है, ए टू सी जाना है, ठीक है, ए टू सी जाना है एज शोन इन। पर देखो ए टू सी थ्रू बी, अब उसको जाना तो सी तक है, ए से पहले वो बी तक गया, बी से फिर वो सी तक गया, ठीक है, ऐसे गया वो। एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। इस बार रामू ने कितना फोर्स अप्लाई किया, 100 न्यूटन अप्लाई किया, ठीक है। तो फोर्स तो 100 न्यूटन हो गया, ये तो तुम पहले से लिख लो, दैट द फोर्स इज 100 न्यूटन। सही बात आ गई समझ में। अब देखो क्या होगा, कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय हिम। अब देखो यहाँ पे भी हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क डन, ठीक है, मतलब उसने खुद ने कितना काम किया, दैट्स इट, राइट। ये चीज़ हमको निकालनी, कैलकुलेट करनी है। अब देखो बेसिकली हमको फॉर्मूला तो वही यूज़ करना है, फॉर्मूला तो हमारा वर्क डन का सेम ही रहेगा। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पूरा जो है बढ़िया बढ़िया स्पेलिंग लिख दो। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन। ये देखो जब वो ए से बी तक गया तो हम एक जो है वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो बी से सी तक गया तब हम एक वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल बी एडिंग बोथ, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट्स हाउ वी विल बी गेटिंग द वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है, तब हमको ऐसा मिलेगा। अब देखो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, पहला वाला वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ए से बी तक जब रामू सिलेंडर को लेके गया उसने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। फोर्स कितना लगाया, 100 न्यूटन गिवन है तुम लोग को। अब हम देखते हैं वर्क डन, तो वापस मैं डब्ल्यू को ए बी लिख रही हूँ, ठीक है, वर्क डन ए बी। अब देखो ए टू बी में कैसे लग रहा है उसको वर्क डन। अब देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स कितना 100, डिस्टेंस कितना 3 मीटर, कितना आंसर आया 300 जूल। आगे से भी का 300 जूल ए टू बी जाने में, बिकॉज डिस्टेंस इज 3, फोर्स इज 100 और तुम दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल बी गेटिंग द फोर्स ए टू बी जाने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी टू सी। अब जो वर्क डन है वो बी टू सी जाने में कितना लगा भाई, वापस से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना 100, डिस्प्लेसमेंट इज 4, सो यू विल बी गेटिंग 400 जूल, 400 जूल आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको तो टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग, अब देखो टोटल वर्क डन निकालने के लिए देखो 300, डब्ल्यू ए बी को पहले प्लस करना पड़ेगा, फिर डब्ल्यू बी सी को करेंगे, तो डब्ल्यू ए बी हमारा कितना है 300, तो हम लोग लिख देंगे 300 जूल, प्लस डब्ल्यू बी सी कितना है 400, फिर हम लिख देंगे 400 और इन दोनों को ऐड करेंगे
वी विल बी गेटिंग 700 जूल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है। ठीक है, अब कई बच्चे क्या कर सकते हैं, कई बच्चे हाँ दुखी हो सकते हैं, वो दुखी हो जाएंगे कि ये ऐसा कैसे कर दिया। ऐसा इसलिए किया बच्चों बिकॉज कि जब कभी भी हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा कैलकुलेट करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, जब कभी भी आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, ठीक है, जब कभी भी ड्यू टू फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, या फिर जब तुम कभी भी जो है पुलिंग वाला जो हमने कार्ट किया था, कार्ट वाला, हॉर्स कार्ट वाला, उस तरीके का क्वेश्चन करो, या फिर जब कभी भी तुम इस तरीके का क्वेश्चन करो। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, पूरे पाथ का कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर उनको बाद में ऐड कर देना है, तब जाके आपको टोटल वर्क डन मिलेगा। ठीक है, ओके। अब देखो मैं तुमको एक बात बताती हूँ कि भाई अब जो है आप लोग इस लायक हो चुके हो क्योंकि आप बाई वीकली क्विजेस दे रहे हो। ठीक है, आप पीरियोडिक टेस्ट पेपर दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं। सो बेसिकली आप प्रिपेयर हो चुके हो फोर्स वर्क एनर्जी के लिए। और भी क्वेश्चंस हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे बिकॉज थोड़े टाइम बाद हम वापस से क्वेश्चन जो है करेंगे, तो उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको अभी क्या करना है, जितने भी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट करो। ठीक है, और आपको पूरा चैप्टर फिनिश करना है। दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे। तो आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर फिनिश करना है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको जितने भी फोर्स वर्क एनर्जी के क्वेश्चन लगते हैं ट्राई देम आउट। ठीक है, और जो भी डाउट हो पूछो। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दैट यू हैव टू लाइक, दैट यू हैव टू शेयर, यू हैव टू सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हो तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड जब कभी भी हम आएंगे ऑनलाइन। सो बेसिकली हम लोगों को ध्यान में रखना है ये बातें, एंड डू शेयर इट विद ऑल, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी क्वेश्चन के आंसर कर सके और सीख सकें, ताकि वो अपने गोल्स को भी क्रैक कर सकें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब इट।